जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 15 नवंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। शुरुआत करते हैं बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी से। तो बिरसा मुंडा जो कि एक ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल मूवमेंट को लीड किया था 1899 में। बिरसा मुंडा जिनका नाम है, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है, सेलिब्रेट की गई है। तो ये बात आपको याद रखनी है, किसकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। तो ये बिरसा मुंडा जो कि ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे, उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है। इनका बर्थडे जो है या इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है वो कैसे मनाई जाती है, ये जनजाति गौरव दिवस के नाम से मनाई जाती है। ट्राइबल परेड डे, ट्राइबल प्राइड डे के नाम से मनाई जाती है, जनजाति गौरव दिवस, याद रखिएगा। ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, 2021 से, साल 2021 से बिरसा मुंडा जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है वो हर साल सेलिब्रेट की जाती है जनजाति गौरव दिवस के नाम से। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस के नाम से। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये रिमोट विलेज है जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार में, जहाँ पे बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। तो ये बात भी आप याद रखिएगा कि जमुई डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, जहाँ से क्या हुआ था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ और क्या अनाउंसमेंट्स हुए हैं बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ट्राइबल म्यूजियम्स खोले जाएंगे। 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम खोले जाएंगे। ठीक है, इनॉग्रेट किए जाएंगे 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स खोले जाएंगे, इनॉग्रेट किए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी इनॉग्रेट किए जाएंगे। ठीक है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स क्या करेगा, जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल की हिस्ट्री है, ट्राइब्स की हिस्ट्री है, ट्राइब्स के कल्चर है, उन पे रिसर्च की जाएगी। तो 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम खोले जाएंगे और 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस की बात कर ले तो ये क्या रिकॉग्नाइज करता है, दिस रिकॉग्नाइजेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टू इंडियाज कल्चर, वैल्यूज एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि युगुलन मूवमेंट या बिरसा मुंडा का मूवमेंट जो था 1899 में चला था। ठीक है, इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है ये 15 नवंबर को होती है, जैसा कि हमने आपको बताया। और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कौन कौन सी ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो तमार ट्राइब, संथल ट्राइब, खासी ट्राइब, भिल्स ट्राइब, मीजो ट्राइब, कोल्स ट्राइब और अदर जो भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थी। आप जानते होंगे, आपने ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़े होंगे इंडिया हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस में, जहाँ पे भिल का रिवोल्ट आपने देखा होगा, कोल का रिवोल्ट देखा होगा, जिनको लीड किया था बुद्धो भगत ने, संथल रिवोल्ट देखा होगा, सीडो कानू का रिवोल्ट देखा होगा, तमार्स का रिवोल्ट देखा होगा। तो ये सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये कब से करा जा रहा है, तो ये 2021 से करा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव। तो क्लीन गंगा मिशन के अंदर क्या आयोजित किया गया है, डॉल्फिन एम्बुलेंस, याद रखिएगा, क्लीन गंगा मिशन के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया है डॉल्फिन एम्बुलेंस। इससे क्या होगा, जो भी जख्मी डॉल्फिन्स होंगी, रिवर डॉल्फिन्स होंगी, जख्मी होंगी, उनको क्या दिया जाएगा, उनको मेडिकल एड तुरंत प्रोवाइड की जाएगी। डॉल्फिन आप जानते हैं नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ और क्या चीज़ें लॉन्च की गई हैं, और क्या कुछ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लीन गंगा मिशन के अंदर टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसको स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को लेकर गंगा बेसिन में। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का मेन फोकस कहाँ होगा, तो उत्तर प्रदेश में होगा, जहाँ पे एंडेंजर्ड टर्टल स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद इन्वायरमेंटल फ्लो असेसमेंट किया जाएगा किन रिवर्स का, तो ये बात याद रखिएगा, किन रिवर्स का किया जाएगा, तो 4 रिवर्स हैं, चंबल, सोन, दामोदर और टोन्स, सारी नॉर्थ इंडिया की रिवर है। इनका इन्वायरमेंटल फ्लो असेस किया जाएगा, इनका फ्लो कैसा है, इन्वायरमेंटल फ्लो कैसा है, नेचुरल फ्लो कैसा है, ऑर्गेनिक फ्लो कैसा है इन रिवर्स का, ये सारी चीज़ों को असेस किया जाएगा। कौन कौन से रिवर्स हैं, तो याद रखिएगा, गंगा नहीं है, चंबल है, सोन है, दामोदर है और टोन्स है। ठीक है, इनका गोल क्या होगा, तो वाटर क्वांटिटी और वाटर क्वालिटी को असेस करना, नेचुरल फ्लो पैटर्न्स को डिटरमिन करना और डॉक्यूमेंट करना, यहाँ पे जो भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इन रिवर सिस्टम्स में। साथ ही साथ एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, रग रग में गंगा एक जीवन धारा सीजन 3। इसमें क्या होगा, इसकी प्रोजेक्ट का फोकस होगा इकोलॉजिकल बैलेंस, एक्वेटिक लाइफ को प्रोटेक्ट करना, इको टूरिज्म प्रमोट करना और साथ ही साथ कल्चरल हेरिटेज और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन। तो ये कुछ बात हो गई डॉल्फिन एम्बुलेंस इनिशिएटिव की।
इकोनॉमी सेक्शन की बात करें तो इंडिया का एक्सपोर्ट अक्टूबर के मंथ में 17% इंक्रीज हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। सोर मतलब बढ़ा है, मतलब ऊपर उठा है, ठीक है। तो 17% की वृद्धि हुई है अक्टूबर मंथ में इंडिया के निर्यात की, एक्सपोर्ट्स की, ठीक है। एक्सपोर्ट्स की 17% वृद्धि हुई है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे अक्टूबर एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी है, तो ये 17.3% है और ये फास्टेस्ट है 28 मंथ में। पिछले 28 महीनों में सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ देखने को मिली है निर्यात में या एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट की वैल्यू टोटल कितनी है, तो 39.2 बिलियन डॉलर्स का सामान जो है, प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट किया गया है। और एक्सपोर्ट क्या क्या किया है, नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स क्या है, तो दिस ग्रू बाय 27.7%, जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, केमिकल्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जो कि नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, वो 27.7% की वृद्धि से बढ़े हुए हैं। और इनकी टोटल जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, 31 बिलियन इन्हीं की वैल्यू है, 31 बिलियन डॉलर इन्हीं की वैल्यू है 39 बिलियन डॉलर्स में। लीडिंग सेक्टर्स कौन से हैं, तो इंजीनियरिंग गुड्स है 39%, फिर केमिकल्स है 27%, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है 45%, गारमेंट्स है, राइस है, ठीक है। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्यू टू फेलिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, ठीक, सॉरी, फॉलिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स भी कम हो गया है बाय 22.1%। एक्सपोर्ट देखा हमने। इंपोर्ट की बात करते हैं तो इंपोर्ट कितना ग्रो किया है, तो इंपोर्ट ग्रो किया है 3.9%, और इंपोर्ट की वैल्यू कितनी है, तो 66 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। अब यहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 39 बिलियन डॉलर का, इंपोर्ट कर रहे हैं 66 बिलियन डॉलर का, तो क्या हुआ, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया ना लगभग 27 बिलियन डॉलर का। तो ये ट्रेड डेफिसिट अक्टूबर में कितना हुआ है, 27 बिलियन डॉलर का हुआ है, ठीक है। सितंबर में ये ट्रेड डेफिसिट कितना था पिछले महीने, तो 20.8 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट थी सितंबर में, ठीक है। तो ये आपको कुछ आंकड़े याद रखने हैं। फिर बात करते हैं एफडीआई की। तो इंडिया का आउटवर्ड एफडीआई जो है, जो बाहर जा रहा है, एक होता है एफडीआई अंदर आ रहा है, इनवर्ड एफडीआई, और जो एक बाहर जा रहा है आउटवर्ड एफडीआई, हिट्स 3.7 बिलियन इन अक्टूबर 2024। मतलब क्या है, इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने बाहर कितना इन्वेस्ट किया है, तो इंडिया की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ है बाहर के देशों में 3.7 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। 3.7 बिलियन डॉलर्स का अक्टूबर 2024 में एफडीआई किया गया है इंडिया द्वारा, ठीक है, जो कि बढ़ा है 2.5 बिलियन डॉलर से अक्टूबर 2023 में। पिछले साल कितना हुआ था, पिछले साल लगभग 1 बिलियन डॉलर्स का हुआ था, जो कि 2.55 से बढ़ के इस साल 3.7 बिलियन डॉलर्स हो गया है अक्टूबर 2024 में। पर सीक्वेंशियल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, मतलब क्या है कि 3.77 बिलियन डॉलर्स जो है ये सितंबर 2024 में से कम है, ठीक है। तो ये कुछ बात याद रखिएगा एफडीआई से रिलेटेड कि 3.7 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया गया है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया गया है, आउटवर्ड एफडीआई किया गया है अक्टूबर 2024 में, ठीक है। ये देख लीजिए बहुत बड़ा मर्जर हुआ है इंडिया में जहाँ पे 8.5 बिलियन डॉलर्स की मर्जर हुई है। ये किसके किसके साथ, डिज्नी और रिलायंस मर्जर के साथ, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी और रिलायंस का मर्जर हुआ है। इनकी वैल्यू कितनी है, तो 8.5 बिलियन डॉलर्स इनकी वैल्यू है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज किससे मर्ज हुई है या वॉल्ट डिज्नी किससे मर्ज हुआ है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से मर्ज किया गया है विद अ वैल्यू ऑफ 8.5 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। तो आंकड़ा भी याद रखिएगा, वैल्यू भी याद रखिएगा। पहला बोडोलैंड महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है बोडोलैंड महोत्सव, जिसका इनॉग्रेशन किया है, जिसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने पहला बोडोलैंड महोत्सव क्या किया है, इनको इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है पहला बोडोलैंड महोत्सव का। कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, नई दिल्ली में इनॉग्रेशन हुआ था पहले बोडोलैंड महोत्सव का, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। थीम क्या रही है, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, ठीक है। याद रखिएगा पीस क्या रही, थीम क्या रही है, तो पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। अब इसका ऑब्जेक्टिव और फोकस एरियाज क्या थे इन महोत्सव के, तो आप जानते होंगे बोडो एक ट्राइब है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती है, स्पेसिफिकली आसाम में मिलती है, वेस्ट बंगाल में मिलती है, नेपाल में मिलती है और नॉर्थ ईस्ट में मिलती है। तो उनके कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए, उनके कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए पहला बोडोलैंड महोत्सव आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखेगा, पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत, ठीक है। पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत थीम है पहले बोडोलैंड महोत्सव की, जिसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सबरीमाला को क्या दिया है, सबरीमाला में
डेडिकेटेड वेदर सर्विस लॉन्च की है। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे हुई है आईएमडी की डेडिकेटेड सर्विस? तो आईएमडी की वेदर डेडिकेटेड सर्विस हुई है सबरीमाला में, ठीक है। सबरीमाला जो कि तीर्थ स्थल है, वहाँ पे क्या किया गया है, आईएमडी ने वेदर सर्विस अपनी शुरुआत की है, ठीक है। तो ये लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, मतलब क्या होगा, लोकल वेदर की फोरकास्ट देगा। मतलब सबरीमाला के इर्द गिर्द क्या वेदर होने वाला है, कितनी बारिश होने वाली है, कितनी धूप निकलने वाली है, कितनी रेनफॉल होने वाली है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो देगा, जिसको ये बोला गया है कि ये लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है। जैसे कि अमरनाथ यात्रा और चारधाम यात्रा के लिए किया जाता है, ठीक है। इनके लिए भी लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग दी जाती है कि कब बारिश होगी, कब बाढ़ आएगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आईएमडी ने ये सर्विस किसको और प्रोवाइड की है, तो सबरीमाला को भी प्रोवाइड करी गई है। सबरीमाला जो कि केरला में है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 3 रेन गेज लगाए जाएंगे एट की लोकेशंस। तो ये भी याद रखिएगा हल्का सा कि 3 रेन गेज लगाए जाएंगे जो कि मेजर करेंगे रेनफॉल का। और कहीं बाढ़ की स्थिति है, फ्लड की स्थिति है, तो साथ मतलब अलर्ट प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इवैक्यूएशन अच्छे से हो जाएगा और जान माल का खतरा कम किया जा सकता है। जो भी इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आईएमडी ने कहा लोकलाइज वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, तो सबरीमाला पिलग्रिमेज में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें क्या होगा, 3 रेन गेज स्टैब्लिश किए जाएंगे। चाइना ने अनवील किया है मेगा पोर्ट इन पेरू। तो ये बात आपको याद रखनी है कि चांगके मेगा पोर्ट जो है ये पेरू में है, जिसमें चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है और अभी हाल ही में क्या किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। इन्वेस्टमेंट कितना था, तो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया था चाइना की तरफ से पेरू के पोर्ट चांगके मेगा पोर्ट में, ठीक है। चांगके मेगा पोर्ट में, याद रखिएगा, चांगके मेगा पोर्ट, ठीक है। मेजॉरिटी ओनर किसका है, कौन है, तो कॉस्को एक कंपनी है, चाइनीज शिपिंग जायंट है, उन्होंने उनका मेजॉरिटी स्टेक है चांगके मेगा पोर्ट में, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये चांगके पेरू में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, चाइना ने कहाँ पे मेगा पोर्ट अपना इन्वेस्टमेंट किया है चाइना ने, तो ये पेरू में किया है, जिसका नाम है चांगके पोर्ट पेरू में। फिर बात करते हैं ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा की। तो ये कहाँ आ रहा है, सारा कहाँ आ रहा है, तो ये होंडुरास में आ रहा है, ठीक है। सारा कहाँ आ रहा है, तो ये होंडुरास में आ रहा है, और होंडुरास निकारागुआ के बॉर्डर पे। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, ठीक है। आप जाके इनका मैप प्रेफर करिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कंट्रीज अरेंज हैं, ठीक है। तो होंडुरास निकारागुआ के सेंट्रल अमेरिका वाले रीजन में ट्रॉपिकल स्टॉर्म सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिल्ली के नए मेयर अपॉइंट किए गए हैं आपके महेश कुमार खींची। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिल्ली के नए मेयर कौन होंगे, तो आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के महेश कुमार खींची जो हैं, इन्होंने बीजेपी के किशन लाल को हरा के मेयरशिप जीत ली है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी तक 8 महीनों तक क्या हुआ था, इनका जो इलेक्शंस है मेयर के वो डिले हो रहे थे, पर 14 नवंबर को इलेक्शन हुए, जिसमें महेश कुमार खींची जो कि आप पार्टी से आते हैं वो विजयी घोषित किए गए हैं, विनर आए हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, महेश कुमार खींची जो हैं दिल्ली के नए मेयर होंगे। इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने किशन लाल जो कि भाजपा से लड़े थे, इनको हरा दिया है। डिप्टी मेयर विनर कौन है, तो डिप्टी मेयर कौन है, रविंदर भारद्वाज, जो कि आप पार्टी से ही आते हैं, ठीक है। तो विनर और डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ही आप पार्टी के हैं, याद रखिएगा। टिम साउदी जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है टिम साउदी, उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिसीजन अनाउंस किया है। तो बस आपको याद रखना है कि न्यूजीलैंड से आते हैं टिम साउदी, और ये कौन सा गेम खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। ये क्रिकेट खेलते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है कि अब ये रिटायर हो जाएंगे और क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो याद रखना है, न्यूजीलैंड कहाँ के खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं, तो टिम साउदी किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से क्या किया है, रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है टू प्रमोट क्लीन स्पोर्ट्स। ये बात याद रखिएगा, क्लीन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो नो योर मेडिसिन ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी डोपिंग से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उनके बारे में बताया जाएगा कि उनको नहीं लेना है, क्योंकि वो हार्मफुल हैं, वो आपके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और साथ ही साथ प्रमोट करेगी इंटीग्रिटी और फेयर प्ले अमंग एथलीट्स, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्लीन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम होगा, तो उसका नाम होगा नो योर मेडिसिन ऐप।